नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का एक कह सकते हैं कि एक ऐसा अध्याय जिसे देखकर अक्सर स्टूडेंट्स आगे बढ़ जाते हैं। अध्याय 39, जिसका नाम है विविध या मिसलेनियस। और यही सबसे बड़ी गलती है। मिसलेनियस सुनकर लगता है कि इसमें बची खुची मतलब गैर जरूरी बातें होंगी। हाँ, यही लगता है। लेकिन असल में ये अध्याय इस पूरी संहिता का आप कह सकते हैं इंजन रूम है। ये वो नट, बोल्ट और वायरिंग है जिसके बिना न्याय की गाड़ी एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। बिल्कुल। तो आज हमारी पड़ताल का मिशन यही है, इस इंजन रूम को खोलकर देखना। हम इन धाराओं के पीछे छिपे क्यों को समझेंगे। ये सिर्फ कानून के शब्द नहीं है, बल्कि ये वो सिद्धांत हैं जो एक वकील के तौर पर आपके रोजमर्रा के काम की नींव बनेंगे। तो चलिए एक एक पुर्जे को समझते हैं। चलिए। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं उन धाराओं से जो सिस्टम को मतलब सुचारू रूप से चलाने का काम करती हैं। एक तरह की प्रशासनिक मशीनरी। ठीक है। जैसे धारा 522 है जो फॉर्म्स के बारे में है, और धारा 523 जो याचिका लेखकों यानी जो अर्जी लिखते हैं उनको रेगुलेट करने की शक्ति हाई कोर्ट को देती है। ये सुनने में तो बहुत मामूली लगती है। मामूली लगती है पर है नहीं। आप सोचिए, अगर हर अदालत अपने हिसाब से अलग अलग फॉर्म इस्तेमाल करने लगे तो कितना कंफ्यूजन होगा। बिल्कुल। धारा 522 एक मानकीकरण, एक स्टैंडर्डाइजेशन लाती है। इससे काम में तेजी और स्पष्टता आती है। लेकिन धारा 523 वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो कैसे? देखिए, भारत में आज भी एक बहुत बड़ी आबादी है जो वकीलों की भारी फीस नहीं दे सकती। वो अपनी अर्जियां लिखवाने के लिए इन्हीं याचिका लेखकों के पास जाते हैं। अच्छा, तो ये धारा एक तरह से आम आदमी को बचाने के लिए है। बिल्कुल। ये हाई कोर्ट को शक्ति देती है कि वो इन लोगों के लिए नियम बनाए, उन्हें लाइसेंस दे, उनकी फीस तय करे और उनके काम की निगरानी भी करे। हाँ, इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी आम नागरिक को गुमराह ना कर सके, उससे ज्यादा पैसे ना ऐंठ सके। ये न्याय तक पहुंच को जमीनी स्तर पर मजबूत करने वाला प्रावधान है। इसी प्रशासनिक मशीनरी में एक और दिलचस्प धारा है, धारा 525। ये कहती है कि कोई भी जज या मैजिस्ट्रेट ऐसे मामले की सुनवाई नहीं करेगा जिसमें वो व्यक्तिगत रूप से इंटरेस्टेड हो। यह तो नैसर्गिक न्याय का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। ये नैसर्गिक न्याय की आत्मा है। लैटिन में एक कहावत है, नीमो ज्यूडेक्स इन कॉजा सुआ, जिसका मतलब है कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में जज नहीं हो सकता। यह धारा उसी सिद्धांत को कानून का रूप देती है। अगर किसी जज का उस केस में कोई वित्तीय या व्यक्तिगत हित जुड़ा है तो उन्हें खुद को उस केस से अलग करना होगा। न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन इसमें एक स्पष्टीकरण भी है कि अगर कोई जज अपनी सार्वजनिक ड्यूटी निभाते हुए किसी जगह का निरीक्षण करता है तो उसे व्यक्तिगत हित नहीं माना जाएगा। हाँ, और ये एक बहुत जरूरी मतलब एक प्रैक्टिकल छूट है। मान लीजिए एक मैजिस्ट्रेट ने किसी दंगे वाली जगह का दौरा किया है। ठीक है। अब सिर्फ इस वजह से वो उस दंगे से जुड़े केस की सुनवाई से बाहर नहीं हो सकते। वो तो उनकी ड्यूटी का हिस्सा था। तो ये धारा व्यक्तिगत लालच और आधिकारिक कर्तव्य के बीच एक साफ लकीर खींचती है। और ये हितों के टकराव का मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सिद्धांत सिर्फ जज पर ही नहीं रुकता। नहीं, धारा 526 और 527 इसी विचार को वकीलों और सरकारी अधिकारियों पर भी लागू करती हैं। सही पकड़ा आपने। धारा 526 कहती है कि कोई वकील उसी कोर्ट में मैजिस्ट्रेट बनकर नहीं बैठ सकता जहां वो प्रैक्टिस करता है। ये तो स्वाभाविक लगता है? पर इस नियम की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि भाई भतीजावाद या पक्षपात की कोई गुंजाइश ही न रहे। इसी तरह धारा 527 एक लोक सेवक को उस संपत्ति को खरीदने से रोकती है जिसकी नीलामी या बिक्री की जिम्मेदारी उसी की हो। इसका कोई ठोस उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। कल्पना कीजिए कि एक तहसीलदार को एक जमीन की नीलामी करवानी है। उसे अंदर की खबर है कि वहां से कोई हाईवे निकलने वाला है और जमीन की कीमत 10 गुना होने वाली है। ये धारा उसे या उसके किसी रिश्तेदार को उस जमीन को खरीदने से रोकती है। ये भ्रष्टाचार की जड़ पर सीधा प्रहार है। तो ये तीनों धाराएं 525, 526 और 527 मिलकर एक त्रिकोण बनाती हैं जो न्याय प्रणाली की निष्पक्षता की रक्षा करता है। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं हाई कोर्ट की। धारा 520 कहती है कि जब हाई कोर्ट किसी मामले का ट्रायल सीधे अपने हाथ में लेता है तो उसे वही प्रक्रिया अपनानी होगी जो एक सेशन कोर्ट अपनाता है। हाँ,
ये सिर्फ एकरूपता के लिए है या इसका कोई गहरा मतलब है? इसका बहुत गहरा मतलब है। ये सिर्फ निष्पक्षता के बारे में नहीं है, ये अधिकार क्षेत्र भी खरीदारी या जिसे जुरिस्डिक्शन शॉपिंग कहते हैं उसे रोकने के बारे में भी है। मतलब कोई अमीर या प्रभावशाली व्यक्ति ये नहीं सोच सकता कि अगर मेरा केस हाईकोर्ट में जाएगा तो मुझे प्रक्रिया में कोई शॉर्टकट मिल जाएगा। अच्छा, या मैं किसी नियम से बच जाऊंगा। ये धारा उस दरवाजे को बंद करती है और कहती है कि प्रक्रिया का मैदान सबके लिए बराबर रहेगा, चाहे कोर्ट सेशन हो या हाई कोर्ट। यानी कानून की प्रक्रिया व्यक्ति या कोर्ट के हिसाब से नहीं बदलेगी। इसी से जुड़ा है हाई कोर्ट की शक्तियों का सवाल। धारा 528 हाई कोर्ट की अंतर्निहित शक्तियों यानी इनहेरेंट पावर्स की बात करती है और धारा 529 अधीक्षण यानी सुपरिटेंडेंस की। इन दोनों में क्या फर्क है? ये अक्सर छात्रों को कंफ्यूज करता है। बहुत अच्छा सवाल है। इसे एक बहुत सरल एनालॉग से समझते हैं। बताइए। हाई कोर्ट की अधीक्षण की शक्ति यानी धारा 529 एक ट्रैफिक पुलिस की तरह है। ट्रैफिक पुलिस? हाँ, उसका काम है ये देखना कि नीचे की सभी अदालतों में ट्रैफिक यानी मुकदमे सुचारू रूप से चल रहे हैं, कहीं जाम तो नहीं लग रहा, कोई बेवजह देरी तो नहीं कर रहा। ये एक रोजमर्रा की प्रशासनिक और न्यायिक निगरानी है। ठीक है। और अंतर्निहित शक्ति? अंतर्निहित शक्ति यानी धारा 528 उस एम्बुलेंस की तरह है जो ट्रैफिक जाम होने पर सारे नियम तोड़कर सीधे मरीज यानी न्याय तक पहुंचने के लिए आती है। अच्छा। ये रोज का काम नहीं है, ये एक इमरजेंसी उपाय है। ये शक्ति सीआरपीसी की पुरानी धारा 442 से ली गई है और इसका इस्तेमाल तब होता है जब न्याय करने के लिए कानून में कोई सीधा रास्ता न दिख रहा हो या फिर किसी अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग हो रहा हो। बिल्कुल। लेकिन क्या इस एम्बुलेंस वाली शक्ति के गलत इस्तेमाल का खतरा नहीं है? बहुत बड़ा खतरा है और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार चेताया है कि ये कोई जादुई छड़ी नहीं है। इसका इस्तेमाल बहुत ही दुर्लभ मामलों में होना चाहिए जहां वाकई न्याय का गला घोटा जा रहा हो। ये एक बहुत बारीक रेखा है, एक तरफ न्याय सुनिश्चित करना और दूसरी तरफ न्यायिक अतिरेक मतलब जुडिशियल ओवररीच से बचना। एक वकील के तौर पर आपको पता होना चाहिए कि इस शक्ति का इस्तेमाल कब और कैसे करवाना है। सही बात है। अब एक ऐसे क्षेत्र में चलते हैं जहां दो अलग अलग दुनियाएं टकराती हैं, नागरिक और सैन्य। धारा 521 उन लोगों के बारे में है जिन पर कोर्ट मार्शल में मुकदमा चल सकता है। ये धारा इन दोनों न्याय प्रणालियों के बीच तालमेल कैसे बिठाती है? यह एक बहुत ही संवेदनशील संतुलन है। देखिए, ये धारा केंद्र सरकार को नियम बनाने का अधिकार देती है। नियम बनाने का? हाँ, कि कब सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी जवान पर जिसने कोई अपराध किया है सामान्य क्रिमिनल कोर्ट में केस चलेगा और कब उसे कोर्ट मार्शल के लिए उसकी यूनिट को सौंप दिया जाएगा। सही। जब ऐसा कोई आरोपी मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है तो मजिस्ट्रेट को यह तय करना होता है कि नागरिक न्याय प्रणाली का अधिकार क्षेत्र बनता है या सैन्य न्याय प्रणाली का। तो फैसला मजिस्ट्रेट के विवेक पर निर्भर करता है। विवेक पर, लेकिन सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के दायरे में। इसमें एक सहयोगात्मक ढांचा भी है। अगर सेना किसी जवान को ढूंढ रही है तो मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है कि वो उसे पकड़ने में मदद करे। अच्छा। इसी तरह हाई कोर्ट किसी सैन्य कैदी को कोर्ट मार्शल के सामने पेश करने का आदेश दे सकता है। इसका पूरा मकसद ये है कि दोनों न्याय प्रणालियों में टकराव न हो और न्याय की प्रक्रिया भी न रुके। समझ गया। और अब आते हैं उस धारा पर जो शायद इस नए कानून का सबसे बड़ा और भविष्य को बदलने वाला कदम है। हाँ। धारा 530 जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अदालती कार्रवाई की इजाजत देती है। ये सिर्फ एक धारा नहीं है, ये भारतीय न्याय प्रणाली में एक नए युग की शुरुआत है। ये कहती है कि समन भेजने से लेकर गवाही दर्ज करने तक, सबूत पेश करना, बहस करना, हाँ, और यहाँ तक कि अपील की सुनवाई तक सब कुछ ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो सकता है। ये न्याय को अदालत की चारदीवारी से निकालकर लोगों के मोबाइल फोन और लैपटॉप तक लाने की क्षमता रखती है। लेकिन क्या इसमें एक बड़ा खतरा नहीं है? भारत में जहां आज भी कई इलाकों में इंटरनेट नहीं है, क्या हम न्याय को डिजिटल डिवाइड का शिकार नहीं बना रहे हैं? क्या ये अमीरों के लिए न्याय को और आसान और गरीबों के लिए और मुश्किल नहीं कर देगा? ये एक बहुत जायज और जरूरी सवाल है। निश्चित रूप से ये एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। हमें हर कोर्ट में, हर तालुका स्तर पर ऐसी सुविधाएं देनी होंगी जहां कोई भी आम नागरिक आकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी बात रख सके। और डेटा सुरक्षा का क्या? वो भी है। डेटा सुरक्षा, साइबर फ्रॉड और डिजिटल सबूतों की प्रामाणिकता जैसी चुनौतियां भी हैं।
सोचिए, एक गवाह पर वीडियो कॉल पर कितना दबाव बनाया जा सकता है, ये भी एक सवाल है। तो ये एक दो-धारी तलवार है। बिल्कुल, इसमें अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इसे लागू करने में बहुत सावधानी बरतनी होगी। एक भविष्य के वकील के तौर पर आपको सिर्फ कानून ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी भी समझनी होगी। हो सकता है आपका कोर्टरूम आपके लैपटॉप की स्क्रीन ही हो। बिल्कुल। और अंत में अध्याय की आखिरी धारा, धारा 531, निरसन और व्यावृत्ति, मतलब रिपील एंड सेविंग्स। इसका सरल भाषा में क्या मतलब है? इसका काम है पुराने कानून यानी 1973 वाले सीआरपीसी को रिटायर करना और ये सुनिश्चित करना कि उसके रिटायरमेंट से कोई हंगामा ना मचे। अच्छा। निरसन का मतलब है पुराने कानून को खत्म कर देना, लेकिन इसका व्यावृत्ति या सेविंग्स वाला हिस्सा सबसे जरूरी है। वो क्यों? आप सोचिए, अगर ये सेविंग्स क्लॉज ना हो तो जिस दिन बीएनएसएस लागू होगा उस दिन सीआरपीसी के तहत चल रहे लाखों लंबे मामले अचानक खत्म हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि जिस कानून के तहत वे शुरू हुए के वो अब है ही नहीं। ये एक कानूनी ब्लैक होल बना देगा। ये धारा एक पुल की तरह काम करती है। एक पुल जो ये सुनिश्चित करती है कि जो मामले पुराने कानून के तहत शुरू हुए थे वे उसी पुराने कानून के तहत पूरे होंगे। ये कानूनी व्यवस्था में निरंतरता बनाए रखती है और एक कानून से दूसरे कानून में बदलाव को सहज बनाती है। तो जैसा हमने देखा, अध्याय 39 कोई रद्दी की टोकरी नहीं है, बल्कि ये तो पूरी बीएनएसएस की ऑपरेटिंग मैनुअल है। ये निष्पक्षता, दक्षता और भविष्य के लिए तैयारी जैसे सिद्धांतों को एक साथ पिरोता है। बिल्कुल, ये अध्याय हमें सिखाता है कि आपराधिक कानून सिर्फ अपराध और सजा के बारे में नहीं है, ये उस पूरी प्रक्रिया के बारे में है जो न्याय को संभव बनाती है। जज के पूर्वाग्रह को रोकने से लेकर हाई कोर्ट को असाधारण शक्तियां देने और अंत में टेक्नोलॉजी को गले लगाने तक। और आज की इस गहरी पड़ताल के बाद हम अपने श्रोताओं, खासकर कानून के छात्रों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। सवाल यह है, धारा 530 के लागू होने के बाद जब कोर्टरूम डिजिटल हो जाएगा तो एक वकील की भूमिका कैसे बदलेगी? क्या सिर्फ कानून की जानकारी काफी होगी या फिर आपको एक टेक्नोलॉजिस्ट, एक डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट और एक अच्छा ऑनलाइन कम्युनिकेटर भी बनना पड़ेगा? आपकी वकालत की तैयारी में अब कौन से नए स्किल शामिल होने चाहिए? इस पर सोचिएगा।